हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे गाइडलाइंस ऑन बेल। सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी, कुछ डायरेक्शन इशू किए थे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है इसमें देख लेते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। देखो आर्टिकल 21 जब हम पढ़ते हैं तो जो पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, आर्टिकल 21 बोलता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और अगर किसी की हम राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो दैट मस्ट बी रीजनेबल। और रीजनेबल का मतलब है कि अगर हम किसी को अरेस्ट करते हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, अगर किसी को अरेस्ट करते हैं तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के पर्पज़ से अरेस्ट करते हैं, उसको हम कन्विक्ट या एक्विटल के पर्पज़ से अरेस्ट नहीं करते। कन्विक्शन या एक्विटल का काम होता है आफ्टर मैरिट बाय द कोर्ट। तो कोर्ट किसी को कन्विक्ट एक्विट करता है जब कोई पुलिस अथॉरिटी किसी को अरेस्ट करती है तो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या पर्पज़ के से ही अरेस्ट करती है। उसके अलावा अगर पुलिस को लगता है या किसी भी जुडिशियल अथॉरिटी को लगता है कि जो पर्सन है जिसको अरेस्ट करना ज़रूरी है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, विटनेस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, तभी उसको अरेस्ट करके जेल में डाल सकता है। अदरवाइज बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। एक्सेप्शनल केस में ही आप किसी को जेल में डाल सकते हो, अदरवाइज आपको सबको बेल देनी ही पड़ेगी क्योंकि जब आप किसी को जेल में डालते हो तो उसके पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी, उन्होंने एक टाइम सेट किया है कि रेगुलर बेल एप्लीकेशन टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 2 वीक्स। कि अगर कोई बेल एप्लीकेशन किसी भी कोर्ट में जा रही है और रेगुलर बेल की है तो उसे विद इन 2 वीक्स डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। उसके अलावा एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन टू बी डिसाइडेड विद इन 6 वीक्स। ठीक है, तो दो ये गाइडलाइन टाइमलाइन सेट कर दी। उसके अलावा तीसरी चीज़ है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे बढ़िया काम किया इस जजमेंट में और जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी, वो होता है इसमें कैटेगरी डिफाइन कर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो देख लेते हैं कैटेगरी ऑफ ऑफेंस क्या होता है। कैटेगरी ए, ऑफेंस पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर। प्रोसीजर स्टार्ट विद समन बेलेबल वारंट इफ नीडेड, नॉन बेलेबल वारंट ओनली। तो अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जिसमें 7 साल तक की पनिशमेंट मिल रही है तो पुलिस किसी को डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेगी, उसको, या कोर्ट भी डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेगा, उसको सम्मन इशू होएगा, उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट होगा, फिर नॉन बेलेबल वारंट आ जाता है। उसके अलावा बात करते हैं कैटेगरी भी, ऑफेंस विद इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 ईयर लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ प्रोसीजर टू बेल टू बी डिसाइडेड ऑन केस एंड सीरियसनेस। कैटेगरी सी, ऑफेंस अंडर स्ट्रिक्ट बेल रिजाइम, जैसे एनडीपीएस वगैरह के मैटर है तो बेल टू फॉलो स्टैट्यूटरी कंडीशन। उसके अलावा इकोनॉमिक ऑफेंस नॉट कवर्ड अंडर स्पेशल एक्ट, कोर्ट मस्ट बैलेंस सीरियसनेस एंड पनिशमेंट सेवरिटी। तो बेसिकली 7 साल तक के ऑफेंस में डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जाएगा, सम्मन, फिर बेलेबल वारंट, फिर वारंट। उसके अलावा ये 4 कैटेगरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दी। उसके अलावा जो देख लेते हैं, अरेस्ट शुड बी रेयर एंड जस्टिफाइड। अब ये मैं प्रोविजन इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, कंप्लायंस विद सेक्शन 41 एंड 41A ऑफ सीआरपीसी इज एसेंशियल। अरेस्ट इन ऑफेंस विद पनिशमेंट ऑफ 7 ईयर और लेस रिक्वायर वैलिड जस्टिफिकेशन। इफ द एक्यूज कॉर्पोरेट्स विद इन्वेस्टिगेशन नोटिस, अरेस्ट इज नेसेसरी। नॉन कंप्लायंस बाय पुलिस विद सेक्शन 41 एंड 41A गिव्स द एक्यूज द राइट टू बेल। तो सेक्शन 41 या 41A का एक नोटिस होता है, सेक्शन 41A का एक नोटिस होता था सीआरपीसी में, जिसमें बोलते थे कि पुलिस किसी को डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेगी। अगर पुलिस को लग रहा है कि किसी पर्सन ने कोई भी ऑफेंस किया है तो उसको एक नोटिस इशू करेगी और उससे बोलेगी कि आपके अगेंस्ट में ये एक्विजिशन है, आप आओ और आप इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद करो। और एज लॉन्ग एज वो पर्सन हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशन में, उसको पुलिस अरेस्ट नहीं करती है। तो बेसिकली किसी को डायरेक्ट अरेस्ट ना करके, क्योंकि अरेस्ट हम करते क्यों हैं, अरेस्ट हम इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से करते हैं, और अगर कोई पर्सन इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहा है तो उसे हम डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ है, जो अभी सेक्शन 35 सब क्लोज 3, जो पहले सेक्शन 41 था वो सेक्शन 35 सब क्लोज 3 में ऐड कर दिया। द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन इशू ए नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence to appear before him or at such other place as may be specified in the offence. Where such a notice is issued to any person, it shall be the duty of the person to comply with the terms. तो जो सेक्शन 41A का नोटिस था, अभी सेक्शन 35 जो BNSS में ऐड हुई है उसके सेक्शन 35 सब क्लोज 3 और 4 में ऐड कर दिया है। उसके अलावा सेक्शन 35 सब क्लोज 5 देख लेते हैं क्या होता है। वेयर सच पर्सन कंप्लाइंस
and continue to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of the offence referred to in the notice unless for reason to be recorded. Where such person at any time fails to comply with the terms of the notice or is unwilling to identify himself, the police officer may, subject to such order as may have been passed by competent court in this behalf, arrest him. तो सेक्शन 41A के नोटिस को सेक्शन 35 सब क्लूज 3, 4, 5 और 6 में ऐड कर दिया है. सेक्शन 35 सब क्लूज 3 बोलता है कि अगर हम किसी को लगता है कि कोई सी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है जिसमें पनिशमेंट 7 साल तक की है, तो उसे हम एक नोटिस दे देंगे और नोटिस के बाद बुला लेंगे कि आप इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ कोऑपरेट करो. अगर वो कर रहा है तो ठीक है, उसे हम अरेस्ट नहीं करेंगे. लेकिन अगर वो पर्सन नोटिस के बाद भी पुलिस अथॉरिटी के पास नहीं जा रहा है तो पुलिस अथॉरिटी के पास पूरा राइट है कि उसको अरेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. उसके अलावा सेक्शन 35 सब क्लूज 7 नो अरेस्ट, ये एक नया प्रोविजन ऐड हुआ है. ये एक नया प्रोविजन ऐड हुआ है, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा. ठीक है. नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस in case of an offence with punishable for imprisonment for less than 3 years and such person is infirm or above 60 year of age. तो एक मैं सिचुएशन बता रहा हूँ कि इन्होंने एक बात बोल दी कि सेक्शन 35 सब क्लोज 7 के अकॉर्डिंग अगर ऑफेंस जो किसी ने भी किया है और उसमें पनिशमेंट 3 साल या उससे कम है तो उस कंडीशन में किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल डिप्टी सुपरिटेंडेंट DSP की परमिशन ले ली जाए. या अगर किसी ने कोई भी ऑफेंस किया है और वो इन्फॉर्म है, मतलब पागल वगैरह है या उसकी हालत सही नहीं है या फिर वो अबाउ द एज ऑफ 60 ईयर है, तो उस कंडीशन में भी, अब इस कंडीशन में 3 साल का ऑफेंस किया है, 7 साल का ऑफेंस किया है, कोई भी ऑफेंस किया है, जब तक DSP की परमिशन नहीं ले ली जाएगी जब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा. तो इसमें बेसिकली 3 कैटेगरी बताइए कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन कोई ऑफेंस करता है जिसमें पनिशमेंट 3 साल तक की है तो उसे डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकते, DSP की परमिशन लेनी पड़ेगी. उसके अलावा कोई सिक या इन्फर्म है तो उसको अरेस्ट करेंगे विद DSP की परमिशन. ठीक है. उसके अलावा रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन कोर्ट्स एंड प्रिजन्स अंडर टाइल फॉर्म over 2/3 of jail population then in prison for minor offense. Court must identify under trial unable to meet bail condition and release them under section 436A of CRPC. तो बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया क्योंकि हमारे यहाँ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इसलिए नहीं है क्योंकि उनको सब कुछ पता है और वो बेल ले सकते हैं ना, उनको नॉलेज ही नहीं है कि अगर वो चाहेंगे तो वो बेल ले सकते हैं. जैसे अगर आप सेक्शन 436A ऑफ CRPC की देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन जिसने हाफ ऑफ द टर्म्स ऑफ पनिशमेंट कंप्लीट कर लिया है तो वो जाके बेल एज ए राइट किसी से भी ले सकता है. क्योंकि हमारे यहाँ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इतने बढ़ चुके हैं और वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि वो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से बढ़े हैं. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गाइडलाइंस दी कि किसी को भी हम रिलीज़ कर देंगे अगर वो सेक्शन 436A की एप्लीकेशन लगाता है. उसके अलावा अवॉइडिंग routine use of non-bailable warrant. Court should first issue summon and resort to NBW only when एब्सोल्युटली नेसेसरी. इशूइंग NBW मस्ट बी जस्टिफाइड टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर. तो देखो बेसिकली ऑनरेबल कोर्ट करता क्या है, जब किसी को भी बुलाना होता है तो पहले उसके पास पावर है, वो सम्मन इशू कर सकता है. सम्मन एक इन्फॉर्मेशन होती है. उसके बाद सपोज करो किसी पर्सन को इन्फॉर्म कर दिया कोर्ट ने, सम्मन इशू कर दिया, वो नहीं आ रहा तो कोर्ट क्या करेगा, एक बेलेबल वारंट इशू करेगा. अगर वो बेलेबल वारंट पे भी नहीं आ रहा है तो उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, एक NBW इशू कर देगा. इसे बोलते हैं नॉन बेलेबल वारंट. तो नॉन बेलेबल वारंट बेसिकली होता क्या है, वो पुलिस को डायरेक्शन होता है कि किसी भी पर्सन को उठा के लाओ और मेरे सामने प्रोड्यूस करो, क्योंकि उसको मैंने सम्मन भी इशू कर दिया, उसको बेलेबल वारंट भी इशू कर दिया और नॉन बेलेबल. अब डायरेक्ट आप किसी को नॉन बेलेबल वारंट इशू नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट किसी को नॉन बेलेबल वारंट कर दिया तो फिर से उसको जेल में डालना पड़ेगा और ऐसा नहीं करना चाहिए. ये सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस CBI में बोल दिया था. उसके अलावा नीड फॉर ए सेपरेट बेल लॉज. द सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड ए बेल एक्ट टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म consistent rule for bail decision. A bail act would help prevent arbitrary arrest and ensure uniformity. तो बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि हमें बेल से रिलेटेड स्पेसिफिकली एक अलग एक्ट या एक अलग लॉ बनाना चाहिए, क्योंकि जो CRPC या जो BNSS का पार्ट है बेल के प्रोविजन, उसका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नहीं हो रहा है. तो बेसिकली ये सारी